साल 1937 22 फरवरी टाइम्स मैगजीन के कवर पेज पर एक तस्वीर छपी। तस्वीर अपने आप में बहुत दिलचस्प थी। ऐसा इसलिए क्योंकि ये तस्वीर थी दुनिया के सबसे अमीर आदमी की। इस आदमी की दौलत का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि ये शख्स 185 कैरेट का हीरा पेपर वेट की तरह इस्तेमाल किया करता था। यह तस्वीर थी हैदराबाद के निजाम मीर उस्मान अली खान की। यह वही इंसान था जिसकी जिद के चलते 30 से 40 हजार लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। वैसे ये सिर्फ ऑफिशियल आंकड़ा है। लोगों का मानना था कि मौतों की कुल संख्या 2 लाख पार थी। लेकिन सवाल ये है कि आखिर ऐसा हुआ क्या था जिसने सरदार वल्लभ भाई पटेल को हैदराबाद में ऑपरेशन पोलो को अंजाम देने पर मजबूर कर दिया। हैदराबाद की तानाशाही के चलते कितने लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी और कितने लोगों की लाशों से गुजर कर हैदराबाद भारत का हिस्सा बना। इन सभी सवालों के जवाब आज इस कहानी में आपको मिलेंगे। हाय, दिस इज दीपक देवन, सुनो कहानियां। आज की इस कहानी में कई किरदार हैं जिनमें से कुछ का अंदाजा आपको अब तक लग गया होगा, लेकिन इस कहानी में और भी बहुत कुछ है। जैसे इस कहानी में पाकिस्तान के हथियार हैं और गोवा का खरीदार भी। इसमें मुगलों का इतिहास भी है और निजाम शाही का अंत भी। इसमें वो किस्सा भी है जब खुद महात्मा गांधी को गोवा के खरीदे जाने पर रोक लगानी पड़ी थी, और वो कहानी भी जो जिन्ना अपने आस पास बन रहा था। तो शुरुआत करते हैं हैदराबाद की कहानी से। साल 1527 कुतुब शाही खानदान के मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने हैदराबाद की नींव रखी। वो अपने राज्य का विस्तार गोलकोंडा के आगे करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने हैदराबाद शहर को बसाया। 1687 में इस शहर पर मुगलों ने कब्जा कर लिया। उसके बाद से इस शहर ने एक लंबे समय तक मुगलों शासकों की हुकूमत देखी। फिर सन 1724 में मुगलों के वाइसराय आसफ जहां ने हैदराबाद पर अपना स्वतंत्र अधिकार यानी कि सोल राइट डिक्लेयर कर दिया। खुद को राजा मानते हुए आसफ जहां ने अपना एक अलग राजवंश या डायनेस्टी बनाई, जिसे असफ शाही डायनेस्टी या असफ शाही राजवंश के नाम से जाना गया। इसी राजवंश को आगे जाकर निजाम कहा गया। 1724 से 1948 तक, यानी हैदराबाद के भारत का हिस्सा बनने तक, हैदराबाद पर निजाम का ही शासन रहा और मीर उस्मान अली खान भी निजाम के ही वंशज थे। यही वजह है कि उनके पास अपार पैसा था। आज इसे जनरेशनल वेल्थ कहते हैं। इससे शायद आप निजाम की दौलत को बेहतर समझ सकें। खैर, आपने हैदराबाद की कहानी जान ली, निजाम शाही के बारे में समझ लिया। अब कहानी को आगे बढ़ाकर 18 से 19वीं शताब्दी के हैदराबाद की तरफ ले चलते हैं और समझते हैं कि सरदार पटेल के ऑपरेशन पोलो के पीछे की असली वजह क्या थी। 18 से 19वीं शताब्दी का हैदराबाद, ये वो वक्त था जब हैदराबाद कई टुकड़ों में बटा हुआ था और भारत वो तो पहले से ही कश्मीर की समस्या से जूझ रहा था। हैदराबाद के पास बेशुमार दौलत थी और क्षेत्रफल या एरिया के हिसाब से भी हैदराबाद उस वक्त भारत का सबसे बड़ा राज्य था। लेकिन कोई नहीं जानता था कि भारत का सबसे बड़ा राज्य भारत की सबसे बड़ी समस्या बनकर उभरेगा। हैदराबाद में डकैती, हत्याएं तो जैसे आम बात हो चुकी थी। रजाकर हर रोज यहाँ लोगों को मार रहे थे। लोगों को मारना, उन्हें लूटना, महिलाओं का करना और हिंदुओं का जबरदस्ती धर्म बदलवाना, ये सब रजाकरों के शौक बन चुके थे। निजाम का सपोर्ट मिलने की वजह से रजाकर इतने बेखौफ हो गए थे कि हैदराबाद के आसपास के इलाकों में भी लूटपाट मचाने लगे और लोगों की हत्याएं करने लगे। रजाकरों के आतंक का अंदाजा लगाना मुश्किल था, पर उससे ज्यादा मुश्किल था उन हिंदुओं के दर्द को समझना जो मेजॉरिटी में होने के बाद भी मुस्लिम तानाशाह का टॉर्चर झेल रहे थे। ऐसा माना जाता है कि उस वक्त हैदराबाद के 81% यानी कि 81% आबादी हिंदू की थी, फिर भी सबसे ज्यादा टॉर्चर का सामना उन्हें करना पड़ रहा था। रजाकर्स, आप इन्हें चाहे जो कहें, एक ब्रूटल किलिंग फोर्स, ये एक इल्लीगल आर्मी या उग्रवादियों का एक समूह, इन रजाकरों ने हैदराबाद में बहुत खून बहाया। रजाकर किसी भी तरह से बस इस्लामिक कल्चर को बनाए रखना चाहते थे और हैदराबाद को हिंदुस्तान का हिस्सा बनने से रोकना चाहते थे, भले ही इसकी कीमत फिर लाखों लोगों को अपनी जान देकर क्यों ना चुकानी पड़ी। हैदराबाद की सिचुएशन काफी हद तक बिगड़ चुकी थी। एक तरफ तेलंगाना रिवॉल्ट हो रहा था तो दूसरी तरफ मास किलिंग। एक तरफ मीर उस्मान अली खान सेना जुटा रहे थे और दूसरी तरफ सरदार वल्लभ भाई पटेल हैदराबाद के जिन्ना और पाकिस्तान की तरफ झुकाव को खतरे की तरह देख रहे थे। पर सवाल ये था कि हैदराबाद की इतनी बुरी हालत के बावजूद क्यों भारत हैदराबाद को खुद में शामिल करने के लिए कोई बड़ी कार्रवाई नहीं कर रहा था? क्यों भारत हैदराबाद को अपने देश का हिस्सा नहीं बना रहा था? ऐसा इसलिए क्योंकि हैदराबाद को भारत में शामिल करना आसान नहीं था। जब अंग्रेजों ने भारत छोड़ा तो उन्होंने सभी प्रिंसली स्टेट्स को 3 विकल्प दिए। पहला, वो हिंदुस्तान का हिस्सा बने, दूसरा, वो पाकिस्तान को चुन ले, और तीसरा और आखिरी, वो अपना खुद का एक अलग देश बना ले। इस लिहाज से निज़ाम के पास ये ऑप्शन तो था कि वो अपना एक अलग देश बनाए, लेकिन वो भारत के लिए एक बड़े एटम बॉम्ब की तरह था।
भारत इस बात से अनजान नहीं था कि निज़ाम का झुकाव जिन्ना की तरफ था। हैदराबाद के निज़ाम वैसे तो अपना अलग राज्य बनाना चाहता था, लेकिन अगर उन्हें चुनना होता भारत या पाकिस्तान में से, तो ये सबको पता था कि वो पाकिस्तान को चुनते। वहीं सरदार पटेल देश के बीचों बीच पाकिस्तान का हिस्सा बनने के सख्त खिलाफ थे। अगर आप मैप देखेंगे तो समझ पाएंगे, हैदराबाद एक लैंडलॉक्ड स्टेट था। हैदराबाद के पास अपना कोई पोर्ट या बंदरगाह नहीं था, और आसान भाषा में कहें तो हैदराबाद के पास अपना कोई समुद्री रास्ता नहीं था जिससे वो दूसरे देशों के साथ व्यापार कर सके, जिसकी वजह से हैदराबाद की निर्भरता भारत पर बनी रहती। वहीं अगर हैदराबाद पाकिस्तान का हिस्सा बन जाता तो पाकिस्तान के लिए भारत के बीचों बीच एक रास्ता बन जाता, और कश्मीर की तरह ही बाकी राज्यों की बाउंड्री को लेकर भी दोनों देशों के बीच में नए विवाद शुरू हो जाते। हैदराबाद की पूरी कहानी में जिन्ना का स्टैंड पूरा क्लियर था। जिन्ना हैदराबाद को पाकिस्तान का हिस्सा बनाकर भारत के बीचों बीच पाकिस्तान का एक देश बनाना चाहता था। इसे वो कश्मीर मुद्दे पर भारत को दिए गए एक करारे जवाब की तरह देख रहा था। यहाँ तक कि जिन्ना ने लॉर्ड माउंटबेटन को धमकी भी दी थी कि अगर भारत हैदराबाद पर अपने साथ जुड़ने के लिए किसी भी तरह का दबाव बनाता है या कोई सैनिक कार्रवाई करता है तो दुनिया का हर एक मुसलमान, यहाँ तक कि भारत में रह रहे करोड़ों मुसलमान भी निज़ाम के सपोर्ट में उतरेंगे। पार्टीशन में क्या हुआ था उसे इतनी जल्दी कोई भूला नहीं था। जिन्ना का जो भी मोटिव रहा हो, लेकिन हर तरफ से खतरा हिंदुस्तान पर था। एक तरफ कॉमनवेल्थ वायलेंस का खतरा तो दूसरी तरफ सीमा विवाद का खतरा। वैसे तो दोनों मुद्दे अपने आप में बहुत जटिल थे, लेकिन हैदराबाद की रियासत में और भी बहुत कुछ चल रहा था, जैसे तेलंगाना रेबेलियन। तेलंगाना रेबेलियन हैदराबाद में रह रहे मजदूरों का एक आंदोलन था, हैदराबाद के बड़े जमींदारों के खिलाफ। उस वक्त तेलंगाना एक अलग राज्य ना होकर हैदराबाद का ही एक हिस्सा हुआ करता। हैदराबाद की 40% जमीन निज़ाम और उनके करीबियों के पास थी, और बाकी 60% पर जमींदारी सिस्टम लागू होता था। इसे और आसान भाषा में कहें तो किसान को जमीन पर खेती करने के लिए जमींदारों को टैक्स देना पड़ता था। ये एक बड़ी समस्या थी, और अकाल पड़ने के बाद से और बड़ी समस्या बनती गई। तेलंगाना के मजदूरों की दूसरी बड़ी प्रॉब्लम थी वेतन, यानी फोर्स्ड लेबर। मजदूरों से जबरदस्ती जमींदारों के खेतों पर काम करवाया जाता था, और बदले में उन्हें पैसे भी नहीं दिए जाते। 1930 में हालात और बिगड़े। 1929 से 1939 तक ग्रेट डिप्रेशन का असर भारत में भी देखने को मिला। इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दोनों में गिरावट आने की वजह से फसलों के सही दाम नहीं मिल पा रहे थे। ग्रेट डिप्रेशन के तुरंत बाद वर्ल्ड वॉर 2 की शुरुआत हो गई, जिससे इन मजदूरों और किसानों को रिकवर करने का समय ही नहीं मिला। वो फाइनेंशियली और ज़्यादा कमज़ोर होते गए। इसके ऊपर से कैश क्रॉप भी एक बड़ी समस्या बन चुकी थी। 1930s के दौरान भारत के बाज़ारों में फूड क्रॉप्स जैसे कि गेहूं और चावल, इनकी कुछ खास जगह बची नहीं थी। ऐसा इसलिए क्योंकि उस दौरान कैश क्रॉप्स जैसे शुगर केन और इंडिगो, इनके बेहतर दाम मिल रहे थे। इस वजह से भी इन किसानों और मजदूरों को काफ़ी नुकसान झेलना पड़ा, जिसका परिणाम हुआ कि इनका सब्र का बांध टूट गया। जुलाई 4, 1946 तेलंगाना के किसानों ने जमींदारों के खिलाफ प्रोटेस्ट करने का सोचा, लेकिन जैसे ही वो जमींदार के घर के पास पहुंचे, जमींदार के गुंडों ने ओपन फायरिंग चालू कर दी, जिसमें मजदूरों के नेता दोदी कोमरैया की मौत हो गई। उसके बाद ये प्रोटेस्ट अनकंट्रोलेबल हो गया। ना रजाकर इस पर काबू कर पाए और ना निज़ाम। सरदार पटेल इस प्रोटेस्ट को और आगे बढ़ना नहीं देना चाहते थे। वो जानते थे कि हैदराबाद में मौजूद रजाकर इस प्रोटेस्ट को आसानी से जाने नहीं देंगे, और इसके चलते हैदराबाद में एक और खूनी खेल शुरू हो सकता है, और ऐसा हुआ भी। हैदराबाद भारत के लिए एक इम्पॉर्टेंट राज्य था, ना सिर्फ दौलत के लिहाज से बल्कि एरिया वाइज भी। उस वक्त के हैदराबाद का कुल एरिया 82,698 स्क्वायर माइल्स का था, जिसमें तेलंगाना के साथ साथ कर्नाटका और महाराष्ट्र के कुछ हिस्से भी शामिल थे। हैदराबाद के पास उस वक्त अपनी खुद की आर्मी, रेलवे नेटवर्क, रेडियो, पोस्टल सर्विसेज और तो और अपनी खुद की करेंसी भी थी। लेकिन जो हैदराबाद के पास नहीं था वो था एक पोर्ट या बंदरगाह। हैदराबाद के निज़ाम मीर उस्मान अली खान अपने लिए एक समुद्री रास्ता की तलाश में थे, इसलिए वो पोर्तुगीज के साथ समझौता करना चाहते थे। निज़ाम गोवा को खरीदने के लिए भी तैयार थे और उसे लीज पर लेने के लिए भी तैयार थे, ताकि वो वहाँ अपने एक पोर्ट बनाकर बाहरी देशों के साथ आसानी से व्यापार कर सके। निज़ाम के पास बेशुमार दौलत थी, तो इसमें कोई शक की बात नहीं थी कि वो गोवा को खरीदने की ताकत रखते। सरदार पटेल को लगने लगा कि अगर यह अलायंस हो गया तो हैदराबाद के साथ साथ गोवा भी उनके हाथ से निकल जाएगा, जो उस वक्त पोर्तुगीज़ के कंट्रोल में था। अगर ऐसा होता तो भारत अपने 2 राज्य और एक महत्वपूर्ण बंदरगाह को पूरी तरह खो देता। इतना सब कुछ उस वक्त हैदराबाद में एक साथ चल रहा था। एक तरफ सरदार वल्लभ भाई पटेल हैदराबाद को उनके हाथ से जाने नहीं देना चाहते थे, तो दूसरी तरफ निज़ाम हैदराबाद को भारत से अलग रखने की भरपूर कोशिश कर रहे थे, और शायद उस वक्त जिन्ना खेल का मजा ले रहा था। अब तक आप समझ गए होंगे कि हैदराबाद की सिचुएशन क्या थी। अब एक नज़र उन घटनाओं पर डालते हैं जिन्होंने ऑपरेशन पोलो की नींव रखी। 11 जून 1947
हैदराबाद के निज़ाम फरमान जारी करते हैं कि वो भारत का हिस्सा नहीं बनेंगे, वो अपना एक अलग आज़ाद देश बनाना चाहते हैं। जाहिर सी बात है कि हिंदुस्तान इस बात को नहीं मानता। 11 जून 1947 के अपने ऐलान पर कुछ खास प्रतिक्रिया न मिलने के बाद हैदराबाद के निज़ाम ने कुछ अलग करने का मन बनाया। निज़ाम ने पोर्तुगीज़ के सामने गोवा को खरीदने का प्रस्ताव रखा। निज़ाम का मोटिव क्लियर था, या तो पोर्तुगीज़ गोवा को उन्हें बेच दें या लीज पर दे दें, जिसमें निज़ाम बाहर के देशों के साथ एक अलग और स्वतंत्र देश की तरह व्यापार कर सके। लेकिन इससे पहले पोर्तुगीज़ इस मामले में कुछ कर पाते, महात्मा गांधी और कांग्रेस ने 21 और 22 जून 1947 को हुई गोवा पॉलिटिकल कॉन्फ्रेंस के जरिए ये साफ कह दिया कि भारत सरकार हैदराबाद के निज़ाम और पोर्तुगीज़ के बीच गोवा को लेकर हुए किसी भी ट्रांजैक्शन को मान्य नहीं करेंगे। भारत सरकार ने पोर्तुगीज़ गवर्नमेंट को भी हिदायत देते हुए कहा कि पोर्तुगीज़ सरकार को भी निज़ाम के साथ किसी भी तरह के ट्रांजैक्शंस में इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। निज़ाम हैदराबाद का कंट्रोल धीरे धीरे खोता जा रहा था। ऐसे में अगर पोर्तुगीज़ उसकी मदद के लिए आगे आते तो बहुत संभावनाएं थी कि भारत सरकार गोवा पर भी बड़ी सैन्य कार्रवाई कर सकती थी, और पोर्तुगीज़ भारत सरकार को ये मौका नहीं देना चाहते थे। इसलिए उन्होंने निज़ाम के साथ जुड़ने से मना कर दिया। निज़ाम को लगा एक दरवाज़ा बंद हो गया तो दूसरे पर कोशिश करनी चाहिए। उन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट से दरख्वास्त की कि वो हैदराबाद को कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस में एज अ इंडिपेंडेंट मोनार्की यानी कि स्वतंत्र तानाशाह के रूप में शामिल कर ले और उन्हें एक अलग देश की तरह मान्यता दे। लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट ने भी उनकी मदद करने से मना कर दिया। माउंटबेटन ने निज़ाम से साफ कह दिया कि वो निज़ाम को कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस का हिस्सा नहीं बना सकता। एक के बाद एक निज़ाम की कोशिशें तो बेकार हो ही रही थी, लेकिन निज़ाम भारत के लिए मुसीबतें बढ़ाते जा रहा। हर तरफ से नाकामी मिलने के बाद निज़ाम ने अपनी सेना बनाने का मन बना लिया। निज़ाम भारत पर हमले की तैयारी कर रहा था और यूरोप जैसे देशों से हथियार जुटाने की कोशिश कर रहा था। हैदराबाद अब तक एक आज़ाद देश नहीं बना था, इसलिए निज़ाम को सीधे तौर से किसी भी देश से हथियार नहीं मिले। लेकिन निज़ाम के एक एजेंट ने हथियारों को बंदोबस्त कर लिया और उन्हें हैदराबाद लाने के लिए एक ऑस्ट्रेलियन स्मगलर की मदद भी ली। ये सब खेल चल रहा था कि इसी बीच 18 जुलाई 1947 के दिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट को ब्रिटिश सरकार की मंजूरी मिल गई। हालांकि इस एक्ट को 15 अगस्त को लागू किया गया। भारत के आज़ाद होते ही निज़ाम ये समझ गया था अब उनके पास ज़्यादा ऑप्शंस बचे नहीं हैं। इसलिए 11 अक्टूबर 1947 को निज़ाम ने अपनी तरफ से एक डेलीगेशन दिल्ली भेजी भारत के साथ स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट पर बात करने के लिए। हैदराबाद भारत के साथ एक समझौता करना चाहता था, जहां भारत हैदराबाद से अपनी सेना हटाए और इसके बदले हैदराबाद किसी भी और देश के साथ कोई और समझौता नहीं करेगा और ना ही किसी भी तरह की कोई फौज तैयार करेगा। हालांकि जब ये एग्रीमेंट बना तो सरदार पटेल ने उसे मानने से मना कर दिया। फिर इस एग्रीमेंट का दूसरा ड्राफ्ट तैयार किया गया, जिस पर सरदार पटेल ने मंजूरी दी और फिर इस एग्रीमेंट को हैदराबाद भिजवाया गया, जिसे निज़ाम ने भी मंजूर किया। लेकिन 27 अक्टूबर 1947 को सैयद कासिम रिजवी, जो मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी का प्रेसिडेंट था और रज़ाकर्स मिलिशिया का लीडर भी, उसकी लीडरशिप में स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट के खिलाफ हैदराबाद में प्रदर्शन शुरू हो गए। ये प्रदर्शन या रिवॉल्ट कोई और नहीं बल्कि निज़ाम के अपने रज़ाकर ही कर रहे थे, इसलिए उन्होंने कुछ वक्त के लिए इस एग्रीमेंट को टाल दिया। फिर 29 नवंबर 1947 को भारत सरकार और निज़ाम ने स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट साइन किया, जिसके चलते भारत एक साल तक हैदराबाद पर कोई भी मिलिट्री एक्शन या सैन्य कार्रवाई नहीं कर सकता था और साथ ही में भारत को अपनी सेना भी सिकंदराबाद से हटानी थी। वहीं निज़ाम ने भारत सरकार को यह एश्योरेंस दिलाया कि हैदराबाद का जो एग्रीमेंट अंग्रेज़ों के साथ था वो भारत सरकार के साथ भी जारी रहेगा। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। दोनों तरफ से इस एग्रीमेंट का कुछ खास ख्याल रखा नहीं गया। एक तरफ जहां निज़ाम पाकिस्तान की मदद से हथियार जुटाने और सेना बनाने में लगे थे, वहीं मुंबई से अनऑफिशियली हैदराबाद में सामान के सप्लाई पर रेस्ट्रिक्शंस लगाए जा रहे थे। सरदार पटेल ये सब जानते थे, इसलिए वो सिर्फ एक मौका तलाश रहे थे कि हैदराबाद पर कार्रवाई करने का। फिर आता है 1948 का साल। 1948 की शुरुआत में ही रज़ाकरों ने हिंदुओं पर अपने हमले बढ़ा दिए। ये हमले इतने ज़्यादा भयानक थे कि 40,000 हिंदू शरणार्थी हैदराबाद को छोड़कर सेंट्रल प्रोविंस के पास शरण लेने पहुंचे थे। रज़ाकरों ने हैदराबाद को रहने लायक भी नहीं छोड़ा था और अब भारत का सब्र का बांध भी टूट रहा था। फिर आती है 21 जून 1948 की तारीख। इस दिन भारत के पहले गवर्नर जनरल माउंटबेटन भी भारत छोड़कर चले जाते हैं। पंडित नेहरू और माउंटबेटन ही थे जिन्होंने अब तक सरदार पटेल को रोक रखा था। वो दोनों शांति के जरिए हैदराबाद की समस्या का हल निकालने पर अड़े हुए थे। माउंटबेटन के जाने के बाद पंडित नेहरू भी इस बात को समझ चुके थे कि शांति से हैदराबाद के मसले का हल नहीं निकाला जा सकता। उन्होंने 29 अगस्त 1948 को वी.के. कृष्णा मेनन को एक चिट्ठी लिखकर कहा कि हैदराबाद की समस्या का हल अब शांति से नहीं निकाला जा सकता और मैं इस बात से सहमत हूँ। बस
अब पटेल एक मौके की तलाश में थे जिससे वो हैदराबाद पर कार्रवाई कर सके, और उन्हें ये मौका मिला भी 6 सितंबर 1948 को। इस दिन चिल्ला कुल्लू गांव के पुलिस पोस्ट पर रजाकरों ने हमला किया और फिर वहां आग लगा दी। जब भारतीय सेना वहां मदद करने पहुंची तो रजाकरों ने उन पर भी फायरिंग शुरू कर दी। भारतीय सेना ने हैदराबाद की सीमा तक रजाकरों का पीछा किया, लेकिन फिर रजाकरों को बचाने के लिए कई गाड़ियां हथियारों से लैस सिपाही के साथ वहां आ गई, जिस वजह से भारतीय सेना को पीछे हटना पड़ा। इस घटना के बाद सरदार पटेल कार्रवाई का मन बना चुके थे। फिर 7 सितंबर 1948 को जवाहरलाल नेहरू ने निज़ाम को फाइनल अल्टीमेटम दिया। उन्होंने निज़ाम से रजाकरों पर रोक लगाने और सिकंदराबाद में भारतीय सेना को वापसी के लिए रास्ता बनाने का एक आखिरी मौका दिया। इस पर पाकिस्तान ने नेहरू को धमकी भी दी थी कि अगर हैदराबाद पर कोई भी एक्शन लिया गया तो पाकिस्तान उसके डिफेंस में जरूर आएगा। लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल इस धमकी से भी कहाँ डरने वाले थे। अब उन्होंने जनरल के.एम. करियप्पा से मुलाकात की और उनसे पूछा कि अगर पाकिस्तान हैदराबाद के मुद्दे में दखलंदाजी करता है तो क्या हम दोनों से एक साथ निपट सकते हैं। इस पर जनरल के.एम. करियप्पा ने हाँ में जवाब दिया। बस इसके बाद पटेल ने ऑपरेशन पोलो की शुरुआत कर दी। इसी बीच 11 सितंबर 1948 को पाकिस्तान से एक बड़ी खबर आई। खबर थी मोहम्मद अली जिन्ना की मौत की। पाकिस्तान के लिए ये एक बड़ा लॉस था, पर सरदार वल्लभ भाई पटेल को यही मौका दिखा हैदराबाद पर हमला करने का। पाकिस्तान इस वक्त कमजोर स्थिति में था और हैदराबाद तक पहुंचना उसके लिए मुश्किल होता, इसलिए पटेल इस मौके को गंवाना नहीं चाहते। उन्होंने तुरंत ऑपरेशन पोलो को अंजाम देने का मन बना लिया। भारत सरकार से हमले का आदेश मिलने के बाद भारतीय सेना ने गोदार्ड प्लान लॉन्च किया। इस प्लान को लेफ्टिनेंट जनरल E.N. गोदार्ड ने बनाया था और फिर इसी प्लान के साथ 13 सितंबर को हैदराबाद पर हमला कर दिया गया। 13 सितंबर 1948 ऑपरेशन पोलो का पहला दिन। सुबह 4 बजे भारत की सेना हैदराबाद में दाखिल हो गई। भारतीय सेना और निजाम की सेना के बीच पहली लड़ाई नागदुर्ग किले पर लड़ी गई, जो कि सोलापुर सिकंदराबाद हाईवे के पास था। भारतीय सेना के इस अचानक हुए हमले ने हैदराबाद की फौज को संभलने का वक्त ही नहीं दिया और भारतीय सेना ने बड़ी तेजी से नागदुर्ग किले को अपने कब्जे में ले लिया। गोदार्ड प्लान के मुताबिक भारतीय सेना ने हैदराबाद पर 2 तरफ से हमला किया, ईस्ट की तरफ से विजयवाड़ा और वेस्ट की तरफ से सोलापुर पर। सोलापुर की अटैक की अगवाई जयंतो नाथ चौधरी कर रहे थे, वहीं विजयवाड़ा के हमले की अगवाई जनरल अजीत रुद्र कर रहे। पहले ही दिन भारतीय सेना ने बड़ी बढ़त हासिल करके हैदराबाद के एक बड़े हिस्से पर अपना कब्जा कर लिया। जैसे ही पाकिस्तान तक एक खबर पहुंची, पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर लियाकत अली खान ने तुरंत डिफेंस काउंसिल की एक मीटिंग बुलाकर अपने सिपाहियों से पूछा, क्या हम हवाई रास्तों के जरिए हैदराबाद की मदद कर सकते हैं, जिस पर उन्हें ना में जवाब मिला। फिर लियाकत अली खान ने दिल्ली पर बम गिराने का मन बना लिया, लेकिन फिर उनके सलाहकारों ने उन्हें समझाया कि अगर ऐसा किया गया तो उनके बॉम्बर्स दिल्ली से वापस नहीं लौट पाएंगे। उस वक्त पाकिस्तान के पास 2 ही बॉम्बर्स ऐसे थे जो काम कर रहे थे। निजाम की सेना में 2 लाख रजाकर थे और 24,000 सिपाही, जिनमें से केवल 6,000 सिपाही ट्रेंड थे। ये संख्या उन दावों के बिल्कुल उलट थी जो हैदराबाद कर रहा था अपनी सैनिक ताकत को दर्शाने के लिए। भारत की बढ़त के बाद भी सरदार पटेल जानते थे कि इसी सैनिक कार्रवाई का मुद्दा यूएन में उनकी मुश्किलें बढ़ा सकता है, इसलिए उन्होंने इसे मिलिट्री ऑपरेशन ना कहते हुए पुलिस एक्शन का नाम दिया। फिर आई 14 सितंबर की तारीख, ऑपरेशन पोलो का दूसरा दिन। भारतीय सेना की वो टुकड़ी जिसने उमरग पर पड़ाव डाला था वो राजेश्वर की तरफ बढ़ती है। 48 किलोमीटर ईस्ट की तरफ राजेश्वर पर कब्जा करने के लिए हवाई विमान या एयरक्राफ्ट की मदद ली जाती है। इनकी मदद से पैदल सेना देखते ही देखते राजेश्वर पर कब्जा करके जलना और फिर लातूर की तरफ बढ़ती है और बड़ी जद्दोजहद के बाद मोमिनाबाद का इलाका भी 15 सितंबर की सुबह तक भारतीय सेना के कब्जे में आ जाता है। 16 सितंबर तक भारतीय सेना काफ़ी हद तक हैदराबाद पर अपनी पकड़ बना चुकी थी, लेकिन रजाकर अब भी भारतीय सेना के लिए परेशानी का सबब बन रहे थे। वो शहरी इलाकों में छुपकर भारतीय सेना पर हमला कर रहे थे। रजाकर हैदराबाद के इलाकों को अच्छे से जानते थे और इसलिए उसका फ़ायदा उठाकर वो छुपकर सेना पर हमला कर रहे थे। हालांकि जब भारतीय सेना की तरफ से 75 mm की गन से निशाना लगाना शुरू किया तो रजाकर ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाए। फिर आई 17 सितंबर की तारीख। यह ऑपरेशन पोलो का आखिरी दिन था। इस दिन भारतीय सेना बिदर में दाखिल होती है। वहीं सेना की एक टुकड़ी चितियाल और दूसरी हिंगोली पर कब्जा कर लेती है। धीरे धीरे जब ये साफ होने लगा कि अब ना तो रजाकर बचे हैं और ना निज़ाम को पाकिस्तान से कोई मदद मिलेगी, तब शाम के 5 बजे निज़ाम ने सीज फायर की घोषणा कर दी। इसके बाद निज़ाम ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर साइन किए और हैदराबाद भारत का हिस्सा बन गया। ऑपरेशन पोलो के बाद 18,000 लोगों को डिटेन किया गया। इतने लोगों को रखने के लिए जेलों में जगह भी नहीं थी, जिसकी वजह से हमें ओवर क्राउडेड जेल्स भी देखने को मिले। इस ऑपरेशन के बाद कई कंट्रोवर्शियल बातें सामने आई, जिसमें इस ऑपरेशन के दौरान हुई मास किलिंग पर भी सवाल उठाए गए।
इसकी जांच करने के लिए पंडित नेहरू ने सुंदरलाल कमेटी बनाई, लेकिन इस रिपोर्ट को रिलीज नहीं किया गया। 2013 में जब सुंदरलाल कमेटी की रिपोर्ट रिलीज की गई तब ये दावे सामने आए कि ऑपरेशन पोलो में 30 से 40 हजार लोगों की जान गई थी। यह आंकड़ा इस रिपोर्ट का था। वहीं बाकी ऑब्जर्वर्स का मानना था कि एक्चुअल डेथ काउंट या मृत्यु की कुल संख्या 2 लाख से भी ज्यादा थी। इस तरह विवादों के बाद ही सही, लेकिन ऑपरेशन पोलो की कहानी का अंत हुआ। तो ये थी कहानी पूरी ऑपरेशन पोलो की और हैदराबाद भारत का हिस्सा कैसे बना। तो ऐसी दिलचस्प कहानियों से जुड़े रहना चाहते हो तो सुनो कहानियां के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।